बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 7th क्लास चैप्टर 6 है जी बच्चों। जैसा कि ये लेक्चर हम काफ़ी दिनों के बाद फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यूँ है कि जब भी आप ये लेक्चर सुने तो सबसे पहले आप अपनी मैथ की बुक साथ ज़रूर ओपन रखें, ताकि थोड़ा सा यहाँ से कुछ समझ ना आ रही हो तो बुक को भी आप फिज़िकली साथ देखें जी। बच्चों यहाँ पर चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 है। अब ये देखना ये है कि ये होता क्या है, डायरेक्ट वेरिएशंस। ये पेज नंबर मैथ बुक है 87 पे लिखा हुआ है, और रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी को भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरीके से कम हो। तो इस तरह की बात को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा होती है इनवर्स प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी वाइस वर्सा इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन। पेज नंबर 87 पे ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो अदर क्वांटिटी भी उसी तरीके से, उसी मेथड, उसी हिसाब से भी डिक्रीज हो। इनके एक इंक्रीज है दूसरी डिक्रीज है। अगर एक डिक्रीज है तो दूसरी इंक्रीज होनी चाहिए। इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये डेफिनेशंस हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 जो है ना आपके सामने वाइट बोर्ड पे मेंशन है। मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड 5/C इज इक्वल टू 5/6। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक चीज का ख्याल रखें कि जब भी आपको यहाँ पर जैसे कि नजर आ रहा है बी आपको 2 टाइम है, सेम क्वांटिटी जो है ना बी कॉमन है, एक जैसा है। और जब ये एक जैसा हो तो बी को हमने ऐसे मिड में लिखना है, जैसे A/B/C। और यहाँ पे इसने कहा भी हुआ है कि फाइंड करना है A/B C/C, ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें जो बी जो है ना मिड में लिखा है। क्यों लिखा मिड में आया है? सी मिड में क्यों नहीं आया? ए मिड में क्यों नहीं आया? मिड में वही नंबर आएगा जो आपको यहाँ पर रेशो में जो आपको 2 टाइम नजर आएगा। इस रेशो वाले नंबर्स में जो चीज आपको 2 टाइम नजर आएगा वो हमेशा मिड में आया करेगा। एक बार याद रखें, सॉल्यूशन में एक बात का ख्याल रखना है जी। अब A/B इक्वल है 3/5। जैसे A पहले का है, इसी तरह 3 A का हो गया, बाद में B 5 का हुआ है, इसी तरह ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया B/C। पहले B आया तो B की वैल्यू आ गई 5, C की वैल्यू इसी तरह 6। ये इसी तरह इसी के नीचे ही लाना है। ये नहीं है कि 6 को यहाँ ऊपर लिख दें, नहीं, इसी की सीध में इसके मध्य मुकाबल आपने लिखना है। उम्मीद है यहाँ तक लिखने की समझ आ गई होगी। उसके बाद इसको आगे जो सिंप्लीफाई करना है, इसको 4 बनाना होता है स्टूडेंट्स। ये ऐसे 4, ये ऐसे, ये आपको नजर आ रहा होगा यूं 4 बना हुआ। तो ऐसे इसकी 4 की फॉर्म बनाकर सिंप्लीफाई करना है। ये 3 × 5 करना है इसको। 3 × 5, 5 × 5, ये ऊपर नीचे वाला। अब ये 5 मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला नंबर, ये लास्ट 6 नंबर, ये मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना होता है। जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो, जब इस तरह का हो, जब हमने कंटिन्यू रेशियो फाइंड करना हो A/B/C, तो इसका सॉल्व करने का मेथड ये वाला है। स्टूडेंट्स, आगे 3 × 5 कितना होता है? 15। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस सारे को लिखे बगैर। 5 × 5 25, ये ऐसे डायरेक्ट भी आ सकता है, ये लाइन आ सकती है। 5 × 6 30, जो कि हमने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर रेशियो आ गई, A की वैल्यू आ गई 15, B की वैल्यू आ गई 25, C की वैल्यू आ गई 30, जो कि यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू हुई है A/B/C। तो ये भी A/B/C फाइंड करना था, इस तरह लिखा हुआ है। ये इसका मतलब है A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 25, C की वैल्यू 30। अभी आंसर नहीं आया, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा टेबल जो तीनों डिजिट को डिवाइड करे, तो वो फौरन मेरे माइंड में आया 5। वो एक ट्रिक है। मुझे कैसे पता लगा? 5 उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके वंस वाली जगह पर 0 और 5 आया हो, तो वहां पे उसको 5 डिवाइड करता है।
स्टूडेंट्स ये देखें 5 है 5 है 5 है, ये क्यों है? ये वंस है, वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस। तो जो वंस वाली जगह पे होगा 0 या 5, उस नंबर को, उन नंबर्स को 5 जरूर डिवाइड करेगा। तो 5 के टेबल में 15 आता है कैसे? 5 3 था 15, तो 5 5 था 25, 5 6 था 30 बस। और मजीद 3 को डिवाइड करता है और कोई नंबर 3 टेबल में भी नहीं आता। तो स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट आंसर आ चुका है। अगर हम यहीं पे क्लोज कर दें क्वेश्चन को तब भी ठीक है। अगर हम जिस तरह वो कह रहा है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, अगर हम इसको यूं लिख के उसको दे सकते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पर इसके सीध में आ रहा है ये 3। बी की वैल्यू क्या है? इसके सीध में यूं आ रहा है 5, ये 5। सी की वैल्यू क्या आ रही है? 6। ये स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए रेशो बी रेशो सी आपने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे मैं क्वेश्चन नंबर समझाऊंगा आपको 4। ये पहले 5 क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने खुद करने हैं, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपने इसी तरीके से क्वेश्चन है वो भी और आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन सिमिलर ही है। इफ x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 2 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 1 रेशो 2, फाइंड करना है x y z, x y z ये फाइंड करना है स्टूडेंट। देन फाइंड x रेशो y रेशो z फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देखें कॉमन क्या चीज है, उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह x z y z, तो z जो है ना कॉमन है, तो सोल्यूशन में आ गया x z y। जी स्टूडेंट्स x z जो हो गया ना, जो कॉमन था x और z जो है ना कॉमन है, वो मिड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कॉमन होता है, जो रेशो वाले नंबर्स में, उसको मिड में लाना होता है। यहाँ पे x z था तो हमने यहाँ पर x z ही लिखा, क्योंकि z इसलिए आया क्योंकि कॉमन है, इसलिए बीच में आया। इसके बाद तो y आता है ABC के हिसाब से, तो y आना चाहिए था, तो y को यहाँ नहीं लिखा, z को लिखा है। z को इसलिए लिखा है क्योंकि वो z कॉमन है, इसलिए बीच में आया। अब नेक्स्ट है x की रेशो, x की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है 2। अब नेक्स्ट z की वैल्यू है 1, नहीं z की वैल्यू स्टूडेंट 1 नहीं होगी, क्या हो गई? यहाँ पे y रेशो z है, इसका मतलब पहले y की वैल्यू जो है वो 1 है। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1। तो z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? z की वैल्यू 2 है, तो z की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 लिखा पहले। फिर y की वैल्यू क्या है? 1, 1 को यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आई होगी इसकी। एक बार फिर सुन लें, यहाँ पे पहले y है, y की रेशियो क्या है? 1 है। z की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखे z और y की लिखनी है, तो z की वैल्यू क्या है? 2, z की लाइन में 2 लिखा। फिर आगे क्या है? y की वैल्यू 1, यहाँ रेशो निशान नहीं आएगा। उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम 4 बनाएंगे। ऐसे कि बार बार 4 बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको यूं 4 बना रहा हूं, इसको करना नहीं होता। जब एक बार आपको माइंड में समझ आ जाए कि इसको ऐसे ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर आप बार बार आपको ये 4 बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 × 2 रेशियो 2 × 2 रेशियो 2 × 1 स्टूडेंट 3 2 6 2 2 4 2 2 1 2। अब ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे वो कौन सा नंबर है? 2 का टेबल। 2 3 6 2 2 4 2 1 2। स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड क्या करना है? x रेशियो y रेशियो z। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, 3। y की वैल्यू ये दी हुई है एंड पे 1 लिखा। z की वैल्यू ये दी हुई है 2, यहाँ लिखा। स्टूडेंट्स उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन है, ये आपका आज का होमवर्क है। मजीद आपको जल्द अज जल्द और रोज भी आपको एक एक लेक्चर मिला करेगा मैथ का। जल्द अज जल्द हम मैथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।